Good morning, students. Today we are discuss the next topic: work done in moving a body over a rough horizontal surface. एक बॉडी जो है आपकी मूव कर रही है एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर, तो उस केस में आपका वर्क डन होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। जब एक बॉडी जो है एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर मूव करेगी तो वहाँ पे वर्क डन होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। इसके लिए सपोज ए बॉडी ऑफ मास m दैट हैज टू बी मूव्ड ओवर रफ horizontal surface. The various force act on the body. बस बॉडी पे various forces होंगे। एक m मास की बॉडी है, नीचे की तरफ वेट, इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर हमें से क्या लगता है नॉर्मल रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। R क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन आपका होता है। अंडर द एक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स P, जैसे इस बॉडी के ऊपर हम क्या करते हैं, P फोर्स अप्लाइड फोर्स है, वर्क हैज टू बी डन, वर्क डन होगा क्योंकि इसने हमने कहा है जैसे अप्लाइड फोर्स लगाया बॉडी यहाँ जाती है तो डिस्टेंस कितना कवर किया इस केस में s डिस्टेंस हुआ। अंडर द एक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स P सपोज द बॉडी कवर्स अ डिस्टेंस s। इधर बॉडी आपकी मूव कर रही है तो जिधर बॉडी मूव करती है उसके अपोजिट साइड में जो फोर्स जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शनल फोर्स। F जो है क्या आपका एक फ्रिक्शनल फोर्स आपका है। हमें निकालना क्या है, वर्क डन आपको निकालना है। डायग्राम में बता दी बॉडी ले रखी, तो बॉडी को तो जैसे हम इस अप्लाइड फोर्सेस के ऊपर लगाते हैं तो बॉडी जो है आपकी रफ सरफेस के ऊपर मूव कर रही है, s डिस्टेंस कवर किया, इधर जो है वो आपका फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होगा, इधर बॉडी मूव कर रही है उससे अपोजिट साइड में फ्रिक्शनल फोर्स होता है। इस पे फोर्स आपके लग रहे हैं, वेट, नॉर्मल रिएक्शन इज फोर्स, ये फोर्स की कुल आपका होता है। और जैसे ही P विद अप्लाइड फोर्स वर्टिकली बॉडी आपकी मूव नहीं कर रही तो आप कह सकते हो फ्रॉम फिगर वर्टिकली मूव नहीं कर रही, R माइनस mg इज इक्वल टू 0, नेट फोर्स 0 इसलिए 0 आएगा। R इज इक्वल टू आपका क्या आएगा mg। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन आ गई। द अप्लाइड फोर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द फ्रिक्शनल फोर्स। जो आपने अप्लाइड फोर्स जो लगाया ना ये हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा होगा तो ही बॉडी क्या करेगी आपकी मूव करेगी। क्यों? जैसे ही आप कह रहे हो जैसे बॉडी आपकी मूव कर रही है तो अप्लाइड फोर्स जो है ये हमेशा क्या होना चाहिए आपका ज्यादा होना चाहिए। देता हूं मैं टू मूव द बॉडी द अप्लाइड फोर्स is always greater than or equal to the इसके फ्रिक्शनल फोर्स की, हमेशा ज्यादा होना चाहिए। दैट इज वी कैन से दैट हम कह सकते हैं P जो है ज्यादा होना चाहिए, बराबर भी हम ले सकते हैं, वैसे बराबर होना नहीं चाहिए पर हम बुक्स में दे रखा है तो हम ले सकते हैं इसको बराबर, F के बराबर आपका हो सकता है। ठीक है, तो अप्लाइड फोर्स हमेशा क्या होना चाहिए, फ्रिक्शनल फोर्स से आपका ज्यादा होना चाहिए। और आपने डायग्राम में दिखा रखा है जैसे ही फोर्स P लगाया डिस्टेंस कितना होगा S, तो वर्क डन जो होगा वो किसके बराबर आएगा, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्यों? फोर्स आपका P के बराबर होगा। ठीक है,
इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका, डिस्प्लेसमेंट आपका दे रखा है यहाँ पे कितना, एस डिस्प्लेसमेंट आपका है। पी को हम एफ कह सकते हैं, यहाँ दे रखा है, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू ये आपका आ जाएगा एफ इंटू एस। फर्स्ट लॉ से हम जानते हैं एफ इज इक्वल टू होता है म्यू आर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ फ्रिक्शन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ एफ इज इक्वल टू म्यू आर, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, डब्ल्यू इज इक्वल टू आएगा म्यू आर इंटू एस। क्यों, म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ द लिमिटिंग फ्रैक्शंस और आर किसकी इक्वल है, एम जी की। फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या होगा, W इज इक्वल टू म्यू एम जी इंटू एस। यदि आपको म्यू पता हो, एम दे रखा हो, एस डिस्प्लेसमेंट पता हो, यू कैन कैलकुलेट द वर्क डन, यू कैन कैलकुलेट द वर्क डन बाई, यदि हमें ये टर्म्स पता हो म्यू एम एस, वी कैन कैलकुलेट द वर्क डन। तो ये टॉपिक हमने क्या लिया, एक बॉडी ले रखी है सपोज, और वो बॉडी आपकी वर्क डन कब होगा, तो बॉडी मूव करेगी, डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट हमने एस दिखा दिया, और इस बॉडी पे वेरियस फोर्स एक्ट होंगे, एक लगेगा आपका वेट और बैलेंस करने के लिए ह्यूमन रिएक्शन, इधर बॉडी आपकी मूव करेगी, अप्लाइड फोर्स लगा रखा है, डिस्प्लेसमेंट दिखा रखा है, तो अपोजिट साइड में क्या होगा, एक फ्रैक्शनल फोर्स आपका लगेगा एफ। वर्टिकली बॉडी आप मूव नहीं कर रही, नेट फोर्स 0 दिया जाएगा। हमने मान लिया बॉडी को मूव करना है तो फोर्स अप्लाई करोगे, फोर्स हमेशा फ्रैक्शनल फोर्स से ज़्यादा होगा तो ही बॉडी आपकी मूव करेगी। हमने कंडीशन लगा दी, वर्क डन हो गई। फोर्स ऑन डिस्प्लेसमेंट, फोर्स पी, पी को हम एफ कह सकते हैं, एफ इज इक्वल टू म्यू आर, आर इज इक्वल टू एम। ठीक है, नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है इंक्लाइन प्लेन के अंदर है वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी, वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी अप ए रफ इंक्लाइन प्लेन, वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी अप ए रफ इंक्लाइन प्लेन, अप ए रफ इंक्लाइन प्लेन। टॉपिक यही कह रहा है, जब एक बॉडी जो है इंक्लाइन प्लेन के ऊपर की तरफ मूव करती है तो उस केस में वर्क डन आपका क्या होगा, वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी अप ए रफ इंक्लाइन प्लेन। इसके लिए हम क्या लेंगे, बॉडी लेंगे और बॉडी आपकी कहाँ मूव करेगी, इंक्लाइन प्लेन के ऊपर की तरफ, इस प्रकार से। सपोज ओ एक्स इज हॉरिजॉन्टल लाइन, ओ ए जो है एक इंक्लाइन प्लेन है, ये आपका एक एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपको गिवन है। यहाँ एक बॉडी ले रखी है हमने, ठीक है, सीधी सी बात है, इसको नीचे की तरफ इसका वेट और ऊपर की तरफ क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन। बॉडी जो है ऊपर की तरफ आपकी मूव करेगी, अपने आप करेगी नहीं, उसके लिए हम क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करोगे, पी बी द अप्लाइड फोर्स। सीधी सी बात है, इधर तो एक फोर्स भी लगेगा, बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रही है, उसके अपोजिट साइड में जो फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल फोर्स। ये फ्रैक्शनल फोर्स आपको मिलेगा। फिर हम इस वेट को टू कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं, इसको हमने ऐसा लिख दिया, ये एंगल थीटा कर दिया, ठीक है। इस वेट को यदि आपको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हो, एम जी को यहाँ लिख दिया मैंने, ये थीटा है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, इसलिए इस वेट का ही कंपोनेंट एम जी कोस थीटा, और इसका ही कंपोनेंट आपका आ जाएगा एम जी
साइन थीटा, mg साइन थीटा, ये आपका होगा। सपोज ए बॉडी ऑफ मास m that has to moved up a rough inclined plane under the action of the applied force, ठीक है। Then the various forces are acting on the body, इस बॉडी में 3 फोर्स आपकी लग रही है। एक इसका वेट, इसको बैलेंस करने की नॉर्मल रिएक्शन, और इधर बॉडी मूव कर रही है उसके अपोजिट साइड में लगेगा आपका फ्रिक्शनल फोर्स F, ठीक है। फिर इस वेट को हमने क्या किया है, mg जो है वेट जो है इसको 2 कंपोनेंट्स में हमने रिजोल्व किया हुआ है। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। ये mg cos थीटा हो जाएगा, ये वाला mg sin थीटा हो जाएगा। इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर वर्टिकली बॉडी आपकी मूव नहीं कर रही। इन इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर वी कैन से दैट r माइनस mg cos थीटा बराबर 0। एक फोर्स इधर r, इधर क्या है mg cos थीटा, नेट फोर्स 0, r इज इक्वल टू यहां से आपका आएगा mg cos थीटा। इक्वेशन फर्स्ट आ गई, इक्वेशन आपकी फर्स्ट यहां से आप निकालोगे। P यहाँ पे क्या है, अप्लाइड फोर्स। If P be the applied force, P be the applied force to move the body up the inclined plane. If P be the applied force, if P be the applied force that has to move, P be the applied force that the body moving up a rough inclined plane। तो ये P हमने ऐसा फोर्स में बताया जिसके कारण बॉडी क्या कर रही है, ऊपर की तरफ आपकी मूव कर रही है। ये P फोर्स जो होगा बता सकते हो किसके इक्वल होगा? तो इधर एक फोर्स P दिखा रखा है और नीचे की तरफ आपकी 2 फोर्स एक्ट हो रही है, एक F, एक क्या है mg sin थीटा, और दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। तो ये P फोर्स जो होगा ना ये बराबर होगा P इज इक्वल टू, इसके बराबर होगा ये कह सकते हो आप mg sin थीटा प्लस F के बराबर होगा ये फोर्स। ये फोर्स हमेशा ध्यान रखोगे फ्रिक्शनल फोर्स से आपका ज्यादा होना चाहिए, तो ही बॉडी जो है आपकी मूव करेगी। लिख सकते हो अंडर द एक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, अंडर द एक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स P, suppose the body covers a distance s। हमने मान लिया जैसे ही बॉडी के ऊपर हम P फोर्स अप्लाई करते हैं ना, बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, s डिस्टेंस आपका कवर हुआ। तो उस केस में वर्क डन बता सकते हो क्या होगा? वर्क डन आपका होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्यों? फोर्स कितना अप्लाई कर रखा है P, डिस्प्लेसमेंट कितना गया आपने S। देन वैल्यू पुट कर दो P की। P किसके बराबर है, mg sin थीटा प्लस F इंटू S। क्यों? F हम जानते हैं फर्स्ट लॉ से, F इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू R। इसको यहाँ पुट कर दो, W इज इक्वल टू mg sin थीटा प्लस F इज इक्वल टू म्यू R, और बाहर S गिवन है।
फर्स्ट इक्वेशन से आर किसके इक्वल है, mg cos थीटा, इसको भी यहां पुट कर दो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट W इज इक्वल टू ये होगा mg sin थीटा प्लस म्यू r किसके इक्वल है, mg cos थीटा। और बाहर ऐसे है इसके, इन दोनों में कॉमन ले लो। कॉमन क्या आएगा, mg, s यहाँ पे है, ये इधर क्या रहेगा sin थीटा प्लस भैया आपने mg कॉमन लिया तो ये आएगा म्यू cos थीटा। दिस इज द amount of work is done when the body is moving up a rough inclined plane। यदि आपको बॉडी का मास दे रखा हो, डिस्टेंस दे रखा हो, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दे रखा है और म्यू गिवन हो, we can calculate the work done for moving a body over rough inclined plane। ठीक है, इसके लिए जो कह रहा है वो हमने लिए, इंक्लाइंड प्लेन लिए, बॉडी मान ली, फोर्स अप्लाई कर दिया इसके ऊपर, इधर फोर्स लगा रखा है, इधर इसमें फोर्स लगेगा, वेट को टू कंपोनेंट्स में जोड़ कर दिया, वर्टिकली बॉडी मूव कर नहीं रही, r इक्वल टू mg cos थीटा आएगा, अप्लाइड फोर्स P बराबर होगा F प्लस mg sin थीटा। इधर एक फोर्स P, ठीक है, किसके बराबर आएगा, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों का सम हो जाएगा, P इज इक्वल टू mg sin थीटा प्लस F। तो ये कह सकते हो P माइनस mg sin थीटा प्लस F इज इक्वल टू 0। नेट हमने ये लिखा थी तो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस्ड हुआ तो नेट फोर्स 0 ही होगा उस केस में, तो P माइनस mg sin थीटा प्लस F इक्वल टू 0 कह सकते थे, हमने सीधा कर दिया, एक ही बात है। और इसके बाद हमने क्या है, जब फोर्स अप्लाई करेंगे, डिस्टेंस s हुआ तो वर्क डन निकाल लिया, P की वैल्यू पुट कर दी, डिस्टेंस s दे रखा है, और फर्स्ट क्लास से F इज इक्वल टू म्यू r इज इक्वल टू mg cos थीटा। दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क हैज टू बी डन व्हेन द बॉडी इज मूविंग अप ए रफ इंक्लाइंड प्लेन। इसके बाद एक टॉपिक और करते हैं, फ्रिक्शन is necessary evil। Friction is necessary evil। फ्रिक्शन जो है हमारे लिए नेसेसरी भी है और हमारे लिए इविल भी है, मतलब इसके डिसएडवांटेजेस भी है और हमारे लिए नेसेसरी इसके एडवांटेजेस भी है। नेसेसरी क्यों है, बिकॉज वी कैन नॉट डू विदाउट इट, फ्रिक्शन के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हम पढ़ेंगे अब इसके नेसेसरी क्यों है और इविल क्यों है, क्योंकि फ्रिक्शन से अननेसेसरी जो है एनर्जी का वेस्टेज होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इविल है। तो एक ही टाइम के ऊपर फ्रिक्शन इज नेसेसरी एंड इज इविल, दोनों हम इसको कह सकते हैं, हमारे लिए लाभदायक भी और हानिकारक भी है फ्रिक्शन। तो फर्स्ट इसके अंदर हम करते हैं फ्रिक्शन इज नेसेसरी। फ्रिक्शन इज नेसेसरी और यू कैन से दैट advantages of फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के एडवांटेजेस क्या है, आपने लाइफ में काफी पढ़े होंगे। फ्रिक्शन नेसेसरी क्यों है, वॉकिंग विल बी पॉसिबल, वॉकिंग विल नॉट पॉसिबल विदाउट फ्रिक्शन। यदि फ्रिक्शन नहीं होगा ना तो हम चल नहीं सकते, हम स्लिप करेंगे, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा, बुक्स का यूज करके नोट्स आप बनाओगे, प्रदीप की बुक्स में बता रखी आप। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे, वॉकिंग विल नॉट पॉसिबल
विदाउट फ्रिक्शन, या जटी जो बोला मैं लिख सकते हो आप। राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड ऑफ पेपर, जिसमें बोर्ड पे लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर जो बोर्ड और जो चौक जो है इनमें फ्रिक्शन एक्ट होता है, तो उसी के कारण लिखा जा रहा है। तो राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड ऑफ पेपर विल नॉट पॉसिबल विदाउट फ्रिक्शन। ऐसे ही सबसे मेन यूज यही है, व्हीकल्स का जो ब्रेक अप्लाई करते हैं, ब्रेक्स ऑफ व्हीकल विल नॉट वर्क विदाउट फ्रिक्शन। यदि दो बॉडीज में फ्रिक्शन एक्ट नहीं होगा तो ब्रेक्स अप्लाई नहीं होंगे, और ब्रेक अप्लाई नहीं होंगे तो आप जानते हो क्या होगा, ब्रेक्स ऑफ व्हीकल विल नॉट वर्क विदाउट ए पॉसिबल। नट एंड बोल्ट्स, जैसे नट को हम बोल्ट पे चलाते हैं ना ऐसे, तो वो भी फ्रिक्शन का उसके अंदर आपका यूज होता है। और यदि फ्रिक्शन यदि आपका नहीं होगा तो उस केस के अंदर कोई भी दो बॉडीज आपस में स्टिक नहीं होगी। मेनली आपकी यही बताया मैंने। नेसेसरी क्यों है, वॉकिंग जो कर रहे हैं उसके अंदर होता है, राइटिंग कर रहे हैं ब्लैक बोर्ड पेपर के ऊपर, उसमें फ्रिक्शन का यूज होता है। कोई दो बॉडीज आपस में स्टिक नहीं हो सकती फ्रिक्शन के बिना, ठीक है। व्हीकल्स का ब्रेक अप्लाई नहीं होगा, ब्रेक्स ऑफ व्हीकल विल नॉट वर्क विदाउट फ्रिक्शन, ठीक है। नट एंड बोल्ट्स फॉर होल्डिंग द पार्ट्स ऑफ मशीनरी विल नॉट वर्क। ये तो थे इसके फ्रिक्शन के नेसेसरी एडवांटेजेस। सेकंड इसके अंदर हम पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन और फ्रिक्शन इज एन इविल। फ्रिक्शन इज इविल, एक ही बात है। अभी हमने कहा था फ्रिक्शन से अननेसेसरी वेस्टेज आपकी एनर्जी आपकी लगती है। ये हम जानते हैं फ्रिक्शन हमेशा अपोज करता है रिलेटिव मोशन बिटवीन एवरी टू ऑब्जेक्ट्स। कोई भी दो ऑब्जेक्ट जो है कि आपस में रिलेटिव मोशन कर रहे हैं तो मोशन का क्या होगा, अपोज होगा। इसका मतलब हमें एक एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वो स्पेंड करनी पड़ेगी फ्रिक्शन को कम करने के लिए। फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा एनर्जी जो है स्पेंड करते हैं। तो कमी भी नहीं, फ्रिक्शन मोशन का अपोज करता है, बॉडी मूविंग बॉडी जो है उसका मोशन कम करता है। इसके लिए हम क्या करना पड़ता है, एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो एक लिमिटेशन कह सकते हो, डिसएडवांटेज आप कह सकते हो। एंड द सेकंड पॉइंट इज वी कैन से दैट फ्रिक्शन के कारण जो है जो मशीनरीज की जो लाइफ टाइम जो है ना वो भी कम हो जाती है। जैसे दो बॉडीज आपस में टच हो रही है, उनमें फ्रिक्शन होगा धीरे धीरे, तो उसका लाइफ टाइम जो है वो धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा। तो ये भी इसकी डिसएडवांटेज कह सकते हो। फ्रिक्शन कॉजेज वियर एंड टियर और पार्ट्स ऑफ मशीनरी इन कांटेक्ट। मशीनरीज के जो पार्ट्स जो है ये आपस में कांटेक्ट के अंदर होंगे, तो उनका लाइफ टाइम जो है वो धीरे धीरे क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो दो पार्ट्स आपस में कांटेक्ट के अंदर जो होते हैं तो लाइफ टाइम इससे कम होगा। इसलिए इन फैक्टर्स से के अकॉर्डिंग वी कैन से दैट फ्रिक्शन इज नेसेसरी इविल। एक ही पॉइंट के ऊपर एक सेम टाइम के ऊपर वी कैन से दैट फ्रिक्शन इज एडवांटेजेस, एंड सेकंड वे वी कैन से दैट फ्रिक्शन इज इविल, हमारे लिए हानिकारक भी है, इसके डिसएडवांटेजेस भी है। ठीक है, आपको यहीं तक करना है, नेक्स्ट वीडियो में इसको हम आगे करेंगे। थैंक्स।